नमस्कार, गुड इवनिंग। हफ्ते की शुरुआत करेंगे मनी गुरु से। सबसे पहले आपको बता दें शो में आज खास क्या है, यानी कुछ चुनिंदा सवालों को हमने शामिल किया है इस कार्यक्रम में। मेल के जरिए साथ ही एसएमएस के जरिए सवाल हमें मिलते हैं। आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बातचीत होगी और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर लमसम करना चाह रहे हो और एसआईपी में कंफ्यूज है कि कौन सा मोड आपको चूज करना चाहिए, उससे एक्सपर्ट की राय लेंगे। साथ ही ईएलएसएस में भी आपका टैक्स बचता है, इक्विटी में एक्सपोजर होता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के मुकाबले ईएलएसएस में निवेश करना कैसा रहेगा, ये समझेंगे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ आज चर्चा के लिए है मिस्टर हेमंत रस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत आपका। और जैसा कि मैंने कहा, आज कई सवाल मिले हैं। हेमंत से समझेंगे कि आप एलोकेशन कैसे करें। आपके मन में भी कोई सवाल है तो इस शो में आप भेज सकते हैं। आप हमें मेल करें moneyguru@zmedia.slgroup.com या फिर एसएमएस करने के लिए सेव कोड लिखकर अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं 575755। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल मिस्टर प्रशांत सारस्वत ने भेजा है, लखनऊ से इनका मेल हमें मिला है और इनके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ समय से निवेश कर रहे हैं, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं और ये कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर भी प्रशांत हमारे साथ है। नमस्कार प्रशांत, गुड इवनिंग। आपने कई फंड्स का जिक्र इसमें किया है। प्राइमरीली आपका मोटिव क्या है, यानी किस लक्ष्य के लिए आपने इन सभी फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है? मैम, मैं अलग अलग टाइप के फंड्स जो लिए, रिटायरमेंट के लिए था मेरे लिए, एक कुछ प्रीमियम्स मेरे को देने थे अपने एलआईसीज के, उसके लिए था, और एफडीज वगैरह नहीं करी है मैंने, उसके लिए मैंने वो कर दिया अपना फ्लोटिंग में कर दिया था मैंने, जैसे रिलायंस मनी मैनेजर वगैरह, इस टाइप से हैं। प्रशांत, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, आपने लिखा है कि फर्दर आप 8,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं। जितने भी आपने लक्ष्य अपने मेल में जिक्र किया है, बीट कार खरीदना या फिर रिटायरमेंट या प्रीमियम के लिए, कोई आपने राशि तय की है कि आपको रिटायरमेंट के लिए इतनी रकम चाहिए होगी या फिर गाड़ी आपको लेनी है? जी मैम, रिटायरमेंट के लिए करीब 3 से 4 करोड़ चाहिए, कार के लिए करीब 8 से 10 लाख। ओके, ये है। और कार खरीदने का कार खरीदने का जो आपका लक्ष्य है, आई थिंक ये शॉर्ट टर्म है, तो कितने समय बाद आप अभी है कार, मैंने अभी एक कार ली है जिसको कि मैं पेमेंट हो चुकी है उसकी, मेरे करीब 5 से 6 साल है नेक्स्ट कार के लिए। तो है, अभी टाइम है मैम। ऑलराइट, इनफ डिटेल्स भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पहले सवाल को शामिल कर रहे हैं। जैसा कि पोर्टफोलियो आपने बताया, कई फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। हेमंत, इनका पोर्टफोलियो काफी लंबा है फॉर दैट मैटर, और जैसा कि इन्होंने कहा, राशि जरूर इन्होंने सोची है कि हर जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उससे कितनी रकम ये जुटा पाएंगे, लेकिन फर्दर इसमें अगर इन्फ्यूज करना है 8,000 रुपए, तो उसका एलोकेशन किस तरह से करें? क्या इन्हीं फंड्स में कंसोलिडेट कर लें या फिर कोई नया फंड आप सजेस्ट करेंगे? आई थिंक यहाँ पे 2-3 चीजें देखनी है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो तो बनाया है, इन्होंने गोल्स भी अपने बना दिए हैं जो बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। जैसा इन्होंने कहा, इनकी रिटायरमेंट का गोल है 3 करोड़ रुपए, गाड़ी के लिए कुछ 4-5 साल में इनको कुछ 8 लाख रुपए चाहिए। एक ही चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने पैसा अपने प्रीमियम के लिए रखा है वो मनी मैनेजर या जो लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखा है, वो बिल्कुल सही है। बाकी जो सारा पैसा मैंने देखा है इनका, एक गोल्ड फंड को छोड़ के ज्यादातर जो पैसा है वो इक्विटी फंड में है। देखिए, जो लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहिए तो इक्विटी में डाल दीजिए। लेकिन जो मीडियम टर्म या जो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स होते हैं, वहां पे आपको अच्छे तरह के फंड चुनने हैं, सही एसेट क्लास चुननी है। इसीलिए हमारा ये मानना है हमेशा कि आपका जो टाइम होराइजन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर अपने पोर्टफोलियो को देखें, जैसे गाड़ी के लिए उन्होंने कहा है सारा पैसा इक्विटी फंड में है, हालांकि इनके पास टाइम होराइजन है 6-7 साल का, लेकिन क्या होता है कि सारा पैसा जब इक्विटी में लगाते हैं उतने समय के लिए, और जब आपको गाड़ी खरीदने का समय अगर मार्केट नीचे है तो नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगा उस तरीके से थोड़ा पोर्टफोलियो में बदलाव है। जहां के नए जो पैसा डालने का सवाल है, इन्होंने 8,000 रुपए डालने की बात की टैक्स सेविंग के लिए। 3,000 रुपए इन्होंने कहा ईएलएसएस में डालना चाहते हैं और 5,000 रुपए डालना चाहते हैं रिलायंस का जो फंड है। देखिए, मुझे लगता है ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन चुनी है, टैक्स सेवर के लिए जैसे एक्सेस लॉन्ग टर्म का है, बिल्कुल सही है, और रिटायरमेंट के लिए इन्होंने कहा रिटायरमेंट जो प्लान है वो बिल्कुल सही है रिलायंस की। लेकिन जो ऑप्शन अगर यहां से चुने, मुझे लगता है वो ठीक से चुने, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन फेज में है। तो मैं चाहूंगा कि जो रिटायरमेंट प्लान है वहां पे ये वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन को चुने, और ये बताना चाहूंगा कि जब ये रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे तो जो उसमें इनकम जनरेशन जो ऑप्शन है वहां पे चले जाएं, ताकि धीरे धीरे वो इनकम जनरेशन वहां से कर सकें। अगर और किसी गोल के लिए पैसा लगाना है तो मैं फिर से इनको ये सलाह दूंगा कि पहले देखिए कि कौन से गोल के लिए एलोकेट करना चाहते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो में
किसी भी बिना सोचे समझे पैसा लगाएंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म का पैसा इक्विटी में चला जाए, लॉन्ग टर्म का पैसा डेट में चला जाए। पहले आप डिफाइन कर लीजिए कितना आपके पास टाइम होराइजन है, किस गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फंड जैसा आपने कहा काफी है इनके पास, कोई नए फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। फंड क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन कुछ एक फंड है जैसे इंटरनेशनल फंड है, मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में उसकी जगह होनी चाहिए। गोल्ड फंड है, अगर वो गोल्ड फंड सिर्फ उन्होंने इसलिए रखा था पहले कि क्योंकि गोल्ड अच्छा कर रहा था, तो अभी उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हाँ, एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की जगह जरूर होती है, लेकिन आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में वो सूट करता है या नहीं करता है। राइट, यानी कि समय समय पर आपको रिवाइज भी करने चाहिए अपने गोल्स। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि आपने कुछ गोल्ड फंड में भी एलोकेशन किया हुआ है, वहां पर एक बार रीथिंक जरूर कर लें। जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं उनको साल में एक बार जरूर रिव्यू करें और उसी के अकॉर्डिंग एलोकेशन फर्दर करें। जो आपको फर्दर 8,000 रुपए निवेश करने, किसी नए फंड में ना निवेश करके इन्हीं फंड्स में कंसोलिडेट कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। फैफ अजीज उदयपुर से हमारे साथ है। नमस्कार मिस्टर अजीज, गुड इवनिंग, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड इवनिंग। मेरा ये फंड मैंने मेल से भेजा है, मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करूँ मैं? जी, और आपने बताया कि लगभग 10 साल के लिए आप इसको निवेश को कंटिन्यू करना चाहते हैं। कितना समय ऑलरेडी हो चुका है इन सब फंड्स को? ये तो अभी 6 मंथ हुआ। 6 मंथ्स। एंड कोई पर्टिकुलर गोल, कोई लक्ष्य जिसके लिए आप ये रकम जुटा रहे हैं, और कितनी रकम जुटाने का लक्ष्य? ओनली सेविंग पर्पस। ऑलराइट, यानी कोई लक्ष्य आपने निर्धारित नहीं किया। ठीक है, आप बने रहें फोन लाइन पर। जैसे कि डिटेल्स हमारे पास है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में लगभग 3,000 रुपए हेमंत इनके पास है। कैनरा रोबेको में इमर्जिंग इक्विटी फंड में इन्होंने निवेश किया है। लॉन्ग टर्म इक्विटी जो एक्सेस का फंड आपने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था, उसमें भी अजीज ने एक्सपोजर लिया हुआ है। साथ ही बिरला सन लाइफ का टॉप 100 फंड है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर है 5,000 रुपए। और आईसीआईसी फोकस पुट अगेन एक लार्ज कैप फंड है, उसमें 2,000 रुपए का इनका एक्सपोजर है, जो हर महीने एसआईपी 2,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। मौजूदा फंड्स पर आपकी राय क्या होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा इन्होंने खुद जिक्र किया कि कोई गोल सेट नहीं किया है, आई थिंक ये एक कमी है, इसको शायद सुधारना चाहिए। हेमंत जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि इनका टाइम होराइजन जो है 10 साल है, और इनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो एक एलएसएस फंड में है, एक्सिस लॉन्ग टर्म, बाकी जो सारी डाइवर्सिफाइड फंड में है। 10 साल के टाइम होराइजन के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आप पैसा लगाइए। स्पेशली जब आप जब आप रेगुलरली लगाते हैं एसआईपी के द्वारा, तो होता क्या है कि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर मैं इनकी स्ट्रैटेजी देखूं और जो एसेट एलोकेशन देखूं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फंड का जहां तक चुनाव का सवाल है, फंड चुनाव भी मैं कहूंगा अच्छा है। हालांकि बिरला में जो बिरला इक्विटी फंड है उसकी परफॉर्मेंस जो है बिरला टॉप 100 से ज्यादा है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रैटेजी है और जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। टॉप 100 जो है वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बिरला इक्विटी भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो 100 के दायरे से बाहर जा सकता है। तो आई थिंक जहां तक अभी तक इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है, फंड सिलेक्शन भी अच्छा है, जो एसेट क्लास चुनी है वो भी अच्छी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जैसा आपने भी कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब आप एक इन्वेस्टमेंट का पूल बनाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पर्पज है सेविंग का, वेल्थ क्रिएशन का, वो तो एक हमेशा गोल रहता ही है, लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे गोल रहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। प्रॉब्लम यह है कि जब आप पूल बनाते हैं तो मान लीजिए 1 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि आपका सारा पैसा इक्विटी में जा रहा है। हो सकता है उस टाइम मार्केट कम हो तो आपको नुकसान में पैसा निकालना पड़े, या हो सकता है 3-4 साल बाद के बाद आपको पैसा निकालना हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो हमारा हमेशा ये मानना है, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, टाइम होराइजन डिफाइन कीजिए, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन बनाइए, ताकि आप एक तो उसको सही एसेट क्लास में जाएं, दूसरा उसकी मॉनिटरिंग सही से कर सकें। हर गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको 5 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए, आपने उसके हिसाब से पैसा लगाया है, तो आप ये देखेंगे कि आप किस तरह से आपका पोर्टफोलियो जो है प्रोग्रेस कर रहा है, और उस गोल के लिए उतना पैसा ही लगाएंगे। जब आप पूल बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए आपको चाहिए 2 लाख रुपए, समय पे आपको लगा चलिए 2 लाख और लगा देते हैं, तो आपने कहीं दूसरे गोल्स के ऊपर आपने जो है कहीं कंप्रोमाइज किया है और ये गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। तो मेरा ये मानना है हमेशा कि अपने गोल्स बनाइए, टाइम होराइजन डिफाइन कीजिए और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी इनका जो पोर्टफोलियो उन्होंने जो सिलेक्शन किया वो काफी अच्छा है। राइट, तो यानी कि लक्ष्य आपका क्लियर होना चाहिए, और एक्सपर्ट ने ये बात पहले भी कही, इसको ध्यान में रखें कि आप जो भी फंड्स आप चूज कर रहे हैं, आने वाले समय में भी जब आप गोल्स अपने रिवाइज करेंगे, लक्ष्य क्लियर रखें, कितनी रकम जुटानी है, कितने समय के लिए निवेश करेंगे, ताकि आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हेमंत हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, नहीं जाएगा मत।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना पर्सनल फाइनेंस गाइड मनी गुरु। चर्चा आपके पोर्टफोलियो पर हो रही है। हेमंत रस्ते की आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। भले आपने नया निवेश अभी शुरू नहीं किया हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर चर्चा हो रही है, तो आप इस कार्यक्रम में अपने सवाल और सुझाव हमें लगातार भेज सकते हैं। इस वक्त दर्शक हैं विजय कुमार श्रीवास्तव, फोन लाइन पर मौजूद है गोरखपुर से। नमस्कार विजय, गुड इवनिंग। बताएं कितने समय से आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है और फर्दर क्या सवाल है एक्सपर्ट के लिए? नहीं मैम, मैं फ्रेश। आप टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं, टीवी वॉल्यूम बंद करके आप सवाल पूछ सकते हैं। 7,000 मैं एक लार्ज कैप फंड में करना चाहता हूँ और 5,000 एक स्मॉल कैप फंड में, म्यूचुअल फंड में। ऑलराइट। 20 इयर्स के बाद मेरा गोल है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख और 60,000 पर मंथ मुझे इतना कॉर्पस जमा हो जाए कि 60,000 पर मंथ मुझे पेंशन के तौर पे मिले। विजय, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि आप करंटली भी कहीं निवेश आपने किया हुआ है, कोई करंट इन्वेस्टमेंट जो चल रहे हो आपके? आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी नहीं मैम, मैंने वो किया, वो मैं शॉर्ट टर्म रोल के लिए किया। ये मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फर्दर आप रिटायरमेंट को देखते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं। हेमंत, इन्होंने 2 गोल्स का जिक्र किया है। एक तो ये दोनों ही हालांकि 20 साल की अवधि के लिए। पहला गोल है 50 लाख की राशि और जो ये बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज करेंगे, और साथ ही रिटायरमेंट को देखते हुए आज से 20 साल बाद 60,000 रुपए हर महीने, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए एनुअली इनको चाहिए होगा। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के लिए आई थिंक 12,000 की जो ये रकम इन्होंने मेंशन की है, ये शायद थोड़ी कम पड़ेगी। तो कितनी राशि ये इन्वेस्ट करें ताकि इन दोनों गोल्स को अचीव कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमने शो में पहले डिस्कस किया, ये सही तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने का। इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, इन्होंने अपना टाइम होराइजन डिफाइन किया है, अपना टारगेट पे डिफाइन किया है। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आप सही एसेट क्लास चुन पाते हैं, सही इन्वेस्टमेंट जितना पैसा आपको लगाना है। ऑफकोर्स उसके लिए आपको कुछ एजम्पशन लेके चलनी पड़ती है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। 20 साल का समय है तो जाहिर सी बात है कि वो इक्विटी जैसी एसेट क्लास में पैसा लगाएं। यहां पे ये बता दूं कि इक्विटी, जैसा हम सब जानते हैं कि वोलेटाइल एसेट क्लास है, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप हर महीने एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, आप जो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है उससे आप एक्चुअली घबराने की बजाय आपको फायदा होता है, क्योंकि आप अलग अलग लेवल पे पैसा लगाते हैं तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तो ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, सही तरीका है शुरुआत करने का। अगर आप इनके गोल पे आए, पहला गोल इन्होंने कहा बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको 50 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं 12% का रिटर्न यहां पे अज्यूम करके चलूं 20 साल के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्होंने बात की लार्ज कैप इन्वेस्ट करने की। देखिए, ये बात सही है कि जो लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा जो है मिड कैप या थोड़ा हिस्सा स्मॉल कैप में होना जरूरी है, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो को सही तरीके से बैलेंस मिल सके और सही तरीके से ग्रोथ मिल सके। तो पहले गोल के लिए 5,500 रुपए इन्वेस्ट करना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें ऐसे फोकस ब्लू चिप में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये प्योर लार्ज कैप फंड है, और 2,500 रुपए जो है वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के, जैसा मैंने कहा, 5,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्होंने कहा इनके रिटायरमेंट के लिए इतना कॉर्पस बनाना है ताकि उनको 60,000 रुपए पर मंथ की पेंशन मिल सके, यानी इनको करीब 7.25 लाख रुपए चाहिए साल में। और यहां पे इनको ये भी बता दूं कि वो पहले साल का है, उसके आगे जाके उनको इन्फ्लेशन से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो है उनका खर्चा बढ़ता जाएगा। अगर मैं पहले साल को मान के चलूं तो करीब 1 करोड़ का कॉर्पस, अगर मैं मानूं कि उस समय पे इनको करीब 8% टैक्स पे रिटर्न मिलेगा, तो 1 करोड़ का कॉर्पस उनको बनाना है। उसके लिए उनको हर महीने 12% के असम्पशन लेके चल रहा हूं, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 11,000 रुपए। यहां पे मैं इनको 3 फंड रिकमेंड कर रहा हूं। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में 4,000 लगाएं, बिरला सन लाइफ इक्विटी में 4,000 लगाएं, ये दोनों फंड देख लीजिए, और एक आईसीआईसीआई डिस्कवरी जो है उसमें 3,000 लगाए। जैसा मैंने पहले कहा था, दोनों गोल्स के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाइए, एक पूल मत बनाइए, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, आप अपने जो पोर्टफोलियो को सही तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे, आप देख पाएंगे किस तरह की प्रोग्रेस है, और जिस गोल के लिए आपने पैसा लगाया है उसी गोल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि इनकी जो एजम्पशन है 60,000 रुपए की, ये शायद थोड़ी कंजर्वेटिव है, क्योंकि अगर मैं 8% इन्फ्लेशन मान के चलूं तो वो आज के 12,000 के बराबर है, यानी जो 12,000 का खर्चा है वो बढ़ के 60,000 होगा 20 साल के बाद। मुझे नहीं लगता कि 60,000 में उस समय एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ बिता पाएंगे। तो आप शुरुआत कर सकते हैं 1 करोड़ के टारगेट से, लेकिन हमेशा याद रखिए
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप पैसा जो है एसआईपी का बढ़ाते जाइए। गलती हम क्या करते हैं, हम शुरुआत सही तरीके से करते हैं लेकिन आगे जाके हम पैसा बढ़ाते नहीं है। दूसरी बात, 20 साल में आपके पास बहुत सारे चैलेंज आएंगे, मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, कभी कभी आपका दिल करेगा कि हम एसआईपी बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। याद रखिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो जितना मार्केट नीचे होगा उतना आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। अगर ये दो चीज आप करें, जैसा मैंने कहा, एक तो 20 साल कंटिन्यूस इन्वेस्ट कीजिए, दोनों पोर्टफोलियो बनाइए और आगे जैसे जैसे इनकम बढ़े आप उसको पैसे को बढ़ाइए। मुझे लगता है दोनों गोल आप सही तरीके से अपने इनफैक्ट आपने काफी अहम बातें कही हेमंत। एक तो ये कि महंगाई दर को जरूर कंसिडर किया जाए क्योंकि अभी जो 60,000 रुपए है 20 सालों में उसकी राशि, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 12,000 होगी, काफी कम पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर साल जब आपकी सैलरी में जो भी बदलाव होते हैं 10% या उसके आसपास आप एसआईपी की रकम भी चेंज कर सकते हैं। विजय के लिए कुछ नए फंड्स भी बताए हैं एक्सपर्ट ने, इनमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल प्रवनेश कुमार बंसल का इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार प्रवनेश, गुड इवनिंग। आपने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स करे हैं शायद, बताएं क्या सवाल है आपका। प्रवनेश, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें उसके बाद सवाल पूछें। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। जी बताएं। मेरा कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट है तो इनके रिगार्डिंग मेरे को पूछना चाहिए वाली बात जी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है लमसम केवल वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट है। कितने साल के लिए जी, आप कितने साल के लिए करना चाहेंगे, इसको कंटिन्यू कब तक करेंगे और कितना टाइम हुआ है फिलहाल? नहीं, मेरे को मैम इनमें लगभग 5 ईयर तो लगभग हो चुके हैं। ओके। और मैं ये चाहता हूँ, मैं वेल्थ क्रिएशन है मेरा, तो मेरा कोई अभी इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं विड्रॉ करना चाहूंगा इन फंड्स को। ओके। तो वेल्थ क्रिएशन है तो इतना लॉन्ग टाइम हो सकता है, 5, 10, 15 ईयर मैं इनमें कंटिन्यू रह सकता हूँ। प्रवनेश आप बने रहे फोन लाइन पर। हेमंत, इनके पोर्टफोलियो पर अगर आप नजर डालेंगे, इसमें लार्ज कैप के कई सारे फंड्स हैं और टैक्स सेविंग के भी फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। सुंदरम टैक्स सेवर है, उसमें भी 20,000 की राशि इन्होंने डाली है। ये सब 5 साल पहले के इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि लॉक इन खत्म हो चुका है लेकिन कंटिन्यू कर रहे हैं। एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन, इसमें भी 5 साल हो चुके हैं, 20,000 रुपए की राशि है। ओवरऑल जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स है उस पर आपकी राय क्या है? क्या इसको एसआईपी में कन्वर्ट करना चाहिए? और साथ ही अगर एज की बात करें, 44 इनकी मौजूदा एज है और ये 5 साल से ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, पर इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। इक्विटी एसेट क्लास है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर भी चाहूंगा, जैसे हमने पहले कहा, कि थोड़ा सा टाइम होराइजन डिफाइन कर लें। उससे होता क्या है, जब मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा तो क्योंकि आपको मालूम है मुझे 10 साल और वेट करना है या 15 साल और वेट करना है, तो आपको जो वॉलेटिलिटी से घबराहट जो हमेशा होती है वो नहीं होती है। तो आई थिंक मैं फिर भी चाहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म तो सही है, एक प्रॉपरली एक टाइम होराइजन डिफाइन कर लें तो इनके लिए बेहतर होगा। और एक मुद्दा और यहाँ पे और सामने इंपॉर्टेंट आता है कि मॉनिटरिंग का। कई बार क्या होता है, हम पोर्टफोलियो तो बना देते हैं लेकिन मॉनिटर नहीं करते हैं या फिर हम चेंज करने से घबराते हैं। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आया है। दो जो टैक्स सेवर फंड है, अगर जैसा उन्होंने कहा 3 साल वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, लमसम है, तो वहां से निकल सकते हैं। मुझे लगता है अगर मैं प्योरली परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या अगर पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा ये मानना है कि अगर वो सुंदरम टैक्स सेवर से सुंदरम मिड कैप में आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो एसबीआई मैग्नम जो टैक्स जो प्लान है उनका, वहां से अगर एसबीआई मैग्नम ग्लोबल में आ जाए तो वो सही रहेगा। आई थिंक ये दो फंड अगर चेंज करें तो उनके पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है आगे कुछ सालों में काफी बेहतर हो सकती है। बाकी जो फंड है उसमें बने रहे। रिलायंस ग्रोथ कुछ समय पहले इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिप आया था उसमें, लेकिन ये फिर से ट्रैक में है, इसकी परफॉर्मेंस फिर से अच्छी है। तो मुझे लगता है बाकी जो फंड्स हैं उनमें यहाँ पे बने रह सकते हैं। जी, तो यानी 2 बदलाव करने होंगे आपको अपने पोर्टफोलियो में। सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप नया फंड होगा, इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही एसबीआई का भी मैग्नम टैक्स गेन से निकलकर आप ग्लोबल फंड में जा सकते हैं। दोनों ही फंड्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पिछले 3 साल में लगभग 33 से 34% तक का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस पर मिला है। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल करेंगे आज। समय की थोड़ी कमी है। शुक्रिया हिम्मत अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। और साथ ही आपने सभी दर्शकों को बताया कि मेल किस तरह करना है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं moniguru@media.slgroup.com। SMS करने के लिए कोड है सेव, लिखकर अपना नाम लिखें, सवाल भेजें 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना है, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।